स्किल की बुक, और इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो पहला मॉड्यूल 1 है जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक प्रैक्टिस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो डायरेक्टली ओपन ही कर लेते हैं, इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे वो बात तो अलग ही है, ठीक है। कितने चैप्टर हैं? 5, 6, 7 चैप्टर, ठीक है। 7 चैप्टर हैं, यानी हम ये मान के चलें कि 7 से 10 क्लास मान के चलें, ठीक है। हाँ, 7 क्लास मिनिमम मान के चलें अगर, फिर भी जो है पहला जो इलेक्ट्रॉनिक प्रैक्टिस में कह रहा है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस बाय कलर कोड एंड आइडेंटिफाई द टाइप्स, ठीक है। मतलब ये है कि पहला जो टॉपिक है उसमें हम रेजिस्टेंस के कलर कोड के बारे में बात करेंगे और उनको देख के पहचानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कलर कोडिंग, कलर कोडिंग मैंने बेसिक अगर पढ़ाया होगा तो पढ़ाया होगा, अगर नहीं पढ़ाया बेसिक तो मैं पहले कलर कोडिंग क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। कलर कोडिंग क्लियर कर देता हूँ तो इसके क्वेश्चन जो हैं वो ऑटोमेटिकली बनने लगेंगे। हाँ, पढ़ाया था क्या मैंने? तो इसमें क्या करना है, नाम याद करना है एक, ठीक है। एक नाम याद करना है, ये सिलेबस है, पढ़ाना तो हमें अपने हिसाब से ये, लेकिन बस इसके अकॉर्डिंग देख देख के चलते चलेंगे, ठीक है। एक नाम याद करना है, बीबी रॉय, बीबी रॉय, ठीक है। फिर ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, एंड वेरी गुड कैपिटल जी लिख लो, वेरी गुड व्हाइट, ठीक है। तो ये पूरा याद करना है, रट्टा मारना है। फिर इस बी का मतलब होता है ब्लैक यानी काला, ठीक है। इस बी का मतलब होता है ब्राउन, इसका मतलब होता है रेड, इसका मतलब होता है ऑरेंज, इसका मतलब होता है येलो, इसका मतलब होता है ग्रीन, इसका मतलब होता है ब्लू, इसका मतलब होता है वॉयलेट, इसका मतलब होता है ग्रे। क्या मतलब होता है? ग्रे। और डब्लू का मतलब क्या होता है? वाइट। हाँ, तो जब तक ये याद नहीं है तब तक हमसे कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। ये नाम याद करने के बाद हम यहाँ 0 से नंबरिंग चालू करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक है। और इसमें हम फॉर्मूला यूज करेंगे ए बी इंटू 10 टू द पावर सी और प्लस माइनस डी। ये बताता है टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब होता है कम ज़्यादा, हाँ, मतलब कोई भी वैल्यू इसके आसपास होगी, ठीक है। हाँ, ए की वैल्यू रखना है, बी की वैल्यू रखना है, सी को 10 की पावर में रखना है, ठीक है, ये रख देना। और डी के लिए 3 चीज़ें याद करना है, गोल्ड, सिल्वर, नो बैंड, ठीक है। हाँ, गोल्ड का होता है प्लस माइनस 5%, सिल्वर का होता है प्लस माइनस 10% और इसका होता है प्लस माइनस 20%। तो ये रट्टा होना चाहिए, ये याद होना चाहिए, और ये फॉर्मूला लगा दो, सारे आंसर क्लियर हो जाएंगे, सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे, कोई समस्या यहाँ नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा काम यहाँ हो गया। फोटो ले लो इसकी, घर पे जाके लिख लेना। तो अब हम सारे वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। मतलब जितना मुझे टाइम मिल पा रहा है मैक्सिमम, उतने में हम जितना पढ़ सकते हैं, ठीक है, उतना पढ़ें और ऑब्जेक्टिव लगाएं, ठीक है। निमी तो पूरा निपटा ही लो, हाँ। भारत स्किल के ऑब्जेक्टिव पूरे कर लो, 1000 क्वेश्चन के आसपास हैं, उतने ही बहुत हैं, हाँ हाँ, उतने में बहुत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर टाइम मिलता है तो और कर लो, उतना तो करो एटलीस्ट। बाकी थ्योरी तो पूरी पढ़ रहे हैं, थ्योरी तो हम छोड़ ही नहीं रहे हैं, ठीक है, कि थ्योरी में कोई वो हो रहा है, दिया होगा ठीक है, नहीं पढ़ा देंगे अलग से, ठीक है। अब कह रहा है इसमें टूल्स की रिक्वायरमेंट क्या क्या होगी। ट्रेड थ्योरी डाउनलोड किया ना अपन ने, ट्रेड प्रैक्टिकल कर लिया है, एक सेकंड जरा, गलत बुक डाउनलोड कर लिया हमने, ठीक है। ट्रेड थ्योरी चाहिए अपने को, इंग्लिश में चाहिए, वॉल्यूम 2nd ईयर, वॉल्यूम 1 ऑफ 2, वॉल्यूम 2 ऑफ 2, ये चलो ये ओपन हो जाए। गलत बुक डाउनलोड कर ली, फिर भी कलर आइडेंटिफाई करना बन जाएगा, ठीक है। हाँ,
एक एक क्वेश्चन कंफर्म वहां से, एक क्वेश्चन आएगा ही। अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछता है ना तो प्लस कर देना परसेंटेज, और मिनिमम पूछता है तो माइनस कर देना, ठीक है। जैसे उसकी वैल्यू आई 100 किलो ओम, तो 100 किलो ओम से अगर कहता मैक्सिमम कितनी होगी, तो मान लो 10% है तो 10% उसी का 100 का ही ऐड कर देना, और अगर कम लग रहा है तो कम कर देना। हाँ, कह रहा है सर्किट बोर्ड सोल्डरिंग एंड रजिस्टर कलर कोडिंग। सर्किट जो बोर्ड होता है उसकी सोल्डरिंग करना है, ठीक है। सोल्डरिंग टेक्निक्स क्या क्या होती हैं, सेमीकंडक्टर थ्योरी, एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट, पीएन जंक्शन, सेमीकंडक्टर डायोड, रेक्टिफायर, ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर बाइसिंग। मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 1 जो है ना उसमें पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स भरा हुआ है, ठीक है। पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स मॉड्यूल 1 में भरा हुआ है। तो मॉड्यूल 1 में जब पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स भरा हुआ है तो सीधी सी बात है कि हम सबसे पहले पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स निपटा लें, ठीक है। पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स निपटा लें। तो पहला जो टॉपिक है सर्किट बोर्ड सोल्डरिंग एंड रजिस्टर कलर कोडिंग, ठीक है। अब एक आपने देखा होगा पीसीबी, ठीक है। एक होता है पीसीबी जिसको बोलते हैं हम प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। पीसीबी का पूरा नाम है, ठीक है। पीसीबी का यूज करते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं उनको कहाँ माउंट करते हैं, पीसीबी में, ठीक है। तो पहला कह रहा है कि हमें अंतर पता करना है कि आईलेट क्या होता है ना, आईलेट बोर्ड क्या होता है, लग बोर्ड क्या होता है, और पीसीबी क्या होता है। तीनों के बीच में क्या क्या पता करना है, अंतर क्या होता है। उसके बाद क्या है, प्रिपरेशन ऑफ कंपोनेंट फॉर माउंटिंग एंड मेथड ऑफ सोल्डिंग बोर्ड। बोर्ड में सोल्डरिंग करने की मेथड कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। उसके बाद सोल्डर जॉइंट हमें देखना है, ठीक है, डिफेक्ट्स इन सोल्डर जॉइंट्स। उसके बाद एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन, टाइप, फंक्शन, कलर कोडिंग एंड देयर एप्लीकेशन इन सर्किट। हाँ, सर्किट में क्या क्या उनके यूज होंगे उसके बारे में पढ़ना। फिर कह रहा है असेंबलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट यूजिंग कंपोनेंट्स, इट इज रिक्वायर्ड लेआउट, ठीक है। लेआउट का मतलब होता है कि जैसे आप प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर कौन सी चीज़ कहाँ पे लगाएंगे उसका पहले से आपके पास एक ग्राफ बना हुआ रहेगा, उसको हम कहते हैं लेआउट, ठीक है। जो वायर होते हैं, माउंट वायर एंड द कंपोनेंट इन अ सिस्टमैटिक मैनर, ठीक है। मतलब जैसे वायरिंग करते हैं वैसे यहाँ पर भी वही सिस्टम होता है। इन वायरिंग द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिपेंडिंग अपॉन द सर्किट, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ है। पहला है बोर्ड, अगर बात करें तो एग्जाम में पूछ सकता है कौन कौन से बोर्ड होते हैं, तो आईलेट बोर्ड होता है, लग या टैग बोर्ड होता है, उसके बाद प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। ज़्यादातर कौन सा यूज किया जाता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। अब जो आईलेट बोर्ड होता है देखो इस तरीके का होता है, ठीक है। इसमें रिवेट का यूज किया जाता है, ठीक है। इन दिस आईलेट बोर्ड आर रिवेटेड ऑन द प्रीफोरेटेड बैकेलाइट बोर्ड। बैकेलाइट का बोर्ड होता है, उसके अंदर ये जैसे ये छेद बने होते हैं, इनमें हम क्या लगा देते हैं, रिवेट कर लेते हैं, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ बोर्ड आईलेट कैन बी रिवेटेड ओनली द लिमिटेड नंबर, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द लेआउट ऑफ सर्किट। मतलब लिमिटेड नंबर पर ही हम इसमें आईलेट को वो करते हैं। ये देखो ये वाला, तो ये डायग्राम बना के भी एग्जाम में पूछ सकता है कि आईलेट बोर्ड क्या होता है, ठीक है। आईलेट बोर्ड के बाद नेक्स्ट है लग बोर्ड, लग और टैग बोर्ड, ठीक है। ये देखो शॉर्ट लिंक के लिए वो लग अलग है। हाँ हाँ, वो लग जो लग अलग होता है, ठीक है। ये लग बोर्ड है। लग जो है ना, जो वायर को ज्वाइंट वो करने के लिए वो यूज करते हैं, वो बात अलग है, ठीक है। ये से बोर्ड बना दिए गए। ये देखो ये लग लगे, ये लग है, ये लग है, ये लग है, तो ये लग बोर्ड होता है, ठीक है। जैसे आईसी वगैरह होती है ना, उन पे लग बोर्ड होता है, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ बोर्ड ब्रास लग, लग काहे के बने होते हैं, ब्रास। एग्जाम में पूछ सकते
सकता है, लग काहे के बने होते हैं, ब्रास के, रिवेटेड इन अ रो इंसुलेटेड बोर्ड लाइक अ बैकेल। बैकेलाइट, ये बोर्ड किसका होता है, बैकेलाइट का। एग्जाम में ये पूछ सकता है कि बोर्ड किसका बनाया जाता है, तो बोर्ड बनाया जाता है बैकेलाइट का, ठीक है। कंपोनेंट आर टू बी अरेंज इन अ सर्किट आर टू बी मेड विदाउट अल्टरनेटिंग लग पोजीशन, ठीक है, मतलब लग की पोजीशन चेंज नहीं करना है, ठीक है, बिना लग की पोजीशन चेंज किए ही हम क्या करते हैं, इसको माउंट करते हैं। जितने भी हमारे इक्विपमेंट होंगे उनको माउंट, मतलब जो भी इलेक्ट्रॉनिक के कंपोनेंट है उसको माउंट करने के 3 बोर्ड आते हैं, 3 में से आपको कौन सा प्रीफर करना है आप पे डिपेंड करता है। सबसे अच्छा होता है पीसीबी, ठीक है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। इसमें हम प्रिंट करते हैं इन विच इंटरकनेक्टिंग वायर, वायर क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है, आर रिप्लेस बाय ए थिन कंडक्टिंग सरफेस कॉल्ड कॉपर और सिल्वर फॉइल विच इज मोल्डेड इन वन साइड एंड इंसुलेटेड बोर्ड, ठीक है। इंसुलेटेड बोर्ड पे वन साइड क्या होते हैं, मोल्डेड होते हैं। द इंसुलेटिंग बोर्ड इज जनरली मेड ऑफ, यहाँ पे फेनोलिक होता है या पेपर होता है या फाइब्रिक ग्लास होता है या एपॉक्सी होता है, ठीक है। यहाँ पर मटेरियल चेंज हो गए, ठीक है। जो आपका बोर्ड है यहाँ पर वो काहे का बनाया जाएगा, या तो फेनोलिक बनाया जाएगा, ठीक है, या तो पेपर का बनाया जाएगा, या तो फाइबर का बनाया जाएगा, या तो किसका बनाया जाएगा, ग्लास का, या एपॉक्सी का भी बना सकते हैं, ठीक। जैसे मोबाइल वगैरह पे ग्लास के, छोटा सा ग्लास का बोर्ड रहता है, उस टाइप में भी हम इसमें कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो जो हमें कंपोनेंट कनेक्ट करना है, अब एक बात बताओ, कंपोनेंट ही तो कनेक्ट करना है, कंपोनेंट कनेक्ट करना है तो लेआउट पहले से हमारे पास है, उस हिसाब से हमने ये सर्किट बना लिए। देखो ये सर्किट बना ली, ये फिगर 1 बना लिया, फिगर 2 बना लिया, ठीक है, फिगर इस तरीके से 3 बना दिया, ठीक है, ये हाँ इंटरनली वायरिंग कर दी, ठीक है। रिक्वायर्ड सर्किट पैटर्न, सर्किट का पैटर्न पहले से चाहिए, ठीक है। ऑन द लेमिनेटेड बोर्ड इज मेड बाय प्रोसेस इज कॉल्ड ईचिंग, ठीक है। जो प्रोसेस, जिस प्रोसेस से बनाई जाती है उसको कहते हैं हम ईचिंग। ईचिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द पोर्शन ऑफ मेटल फॉइल लिविंग बिहाइंड ओनली द रिक्वायरमेंट पोर्शन, मतलब कि ईचिंग एक प्रोसेस है जिसके द्वारा जो मेटल की फॉइल होती है उनको उसी जगह पर रखा जाता है जहां पर रिक्वायर्ड होता है, बाकी जगह का रिप्लेस कर दिया जाता है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम एक ओरिजिनल पीसीबी देख लेते हैं। तो ओरिजिनल पीसीबी जो है, अमेजन पे तो मिल ही रहा होगा, कहीं ना मिल रहा हो तो, ठीक है, देखो मिल भी रहा है, ये पीसीबी है, ठीक है, अलग अलग टाइप की, इसमें तो मेटल का कॉन्टेक्ट बनाया भी हुआ है, ठीक है, और प्लेन पीसीबी भी मिलती है, जैसे देखो ये प्लेन पीसीबी है, ठीक, ये प्लेन पीसीबी है, ये प्लेन है, ठीक है। अब हमारे पास एक लेआउट होगा, उस लेआउट के हिसाब से जो भी हमारा मेटल होगा उसको प्रिंटेड फॉर्म में ऐसे जहाँ जहाँ भी प्रिंट करना हो, ऐसे जहाँ भी प्रिंट करना हो, जहाँ जहाँ जो कंपोनेंट लगाना हो उसके अकॉर्डिंग इसको रख देते हैं। ये होता है हमारा पीसीबी। तो एग्जाम में पूछेगा किस प्रोसेस के द्वारा किया जाता है, उस प्रोसेस का क्या नाम है, ईचिंग। ईचिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द पोर्शन ऑफ मेटालिक फॉइल। मेटालिक फॉइल का पोर्शन रिमूव करने की प्रोसेस होती है, लिविंग बिहाइंड ओनली द रिक्वायर्ड पोर्शन, जो रिक्वायर्ड पोर्शन होता है वही बस, देखो ये रिक्वायर्ड पोर्शन है वही बस है, बाकी सबको हमने रिमूव कर दिया। ये पूरा पीसीबी है, ठीक है, ये पूरा पीसीबी है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है ये पूरा, इसमें हमने वही पोर्शन रखा है मेटल का। अब जो करंट जाएगा सिर्फ इन्हीं में से जाएगा। अगर मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाना चाहूँ तो लगा सकता हूँ, रजिस्टर माउंट करना चाहूँ, ठीक है, मुझे यहाँ पैरेलल में कुछ लगाना है तो मैं लगा सकता हूँ, ठीक है। ये प्रोसेस जो है ये यूज करता है, ठीक है। पीसीबी क्लियर। फॉइल जैसे एल्युमिनियम की फॉइल होती है ना, चिपका दिया, ठीक है, ये करता है इसमें, ठीक है। अब एग्जाम में पूछेगा जनरल पर्पज के लिए कौन सा बोर्ड होता है, ठीक है। फॉर जनरल पर्पज प्रिंटेड सर्किट बोर्ड आर रियली अवेलेबल टू डिजाइन। देखो जैसे अभी हम देख रहे थे ना, ठीक है, अभी हम क्या देख रहे थे कि जनरल पर्पज के लिए हमारे पास जो बोर्ड है वो इसी तरीके का था, ठीक है, ये पैरेलल में इस तरीके से लाइंस थी ऐसे, ठीक है। कह रहा है फॉर जनरल पर्पज
प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स आर रेडियली अवेलेबल इन डिजाइन एंड डेवलप सर्किट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। ये रेडियल कहलाता है। इस तरीके का जो होता है ना, इस डिजाइन को क्या कहा जाता है, रेडियल कहा जाता है, ठीक है, रेडियली ऐसे, ठीक है। तो ये किस तरीके से है, रेडियली है, ठीक है। और ए स्ट्रिप टाइप मैट्रिक्स बोर्ड इज सोन इन, ठीक है। तो अगर एग्जाम में पूछता है बताओ जनरल टाइप पीसीबी कौन सा होता है, तो रेडियली होता है, ठीक है, जो जनरली अवेलेबल होता है, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, सिक्योरिंग एंड फिक्सिंग द कंपोनेंट, माउंटिंग ऑफ कंपोनेंट ऑन आईलेट बोर्ड, लग बोर्ड, पीसीबी, ठीक है। इनमें क्या माउंट करना है, सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ कंपोनेंट लीड्स एंड सरफेस टू बी सोल्डर्ड, जो भी हमारा कंपोनेंट होगा उसकी लीड और सरफेस को हम क्या करेंगे, सोल्डर करेंगे। शेपिंग ऑफ कंपोनेंट लीड, जो कंपोनेंट की लीड होगी उसको शेप देंगे हम, ठीक है। उसके बाद बेंडिंग एंड ट्रिमिंग, मतलब अगर बड़ा है तो छोटा कर देंगे, ठीक है। एक्सेस लेंथ बिफोर सोल्डरिंग, सोल्डरिंग के पहले हम उसको काटेंगे पीटेंगे। फिर क्या है, द ऑर्डर ऑफ माउंटिंग एंड सोल्डरिंग, माउंटिंग और सोल्डरिंग का एक ऑर्डर होता है, उसके ऑर्डर पे सोल्डर कर देंगे, ठीक है। पहला क्या कह रहा है, प्रिपरेशन ऑफ कंपोनेंट लीड एंड सरफेस। अगर आप कंपोनेंट की लीड और सरफेस को प्रिपेयर करें तो क्या करोगे, डस्ट निकालो, ऑयल निकालो, ऑक्साइड लेयर, पेंट, एनी प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑफ द कंपोनेंट लीड सरफेस मस्ट बी रिमूव एट प्लेस वेयर सोल्डर हैज टू बी डन। कहने का मतलब ये है कि मान लो ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर से तभी करंट जाएगा ना आगे जब यहां पर कुछ नहीं लगा होगा, और बाद में अगर इसमें कुछ जंग वगैरह कुछ भी लग गया तो करंट आगे नहीं बढ़ेगा, और सोल्डर मार दिए तो कार्बन लग जाएगा, तो आगे करंट ही नहीं जाएगा। तो इससे पहले अगर कुछ भी लगा है, ठीक, तेल लगा है, ठीक है, कह रहा तेल लगा है, ऑक्साइड लेयर है, पेंट है, कुछ भी है, सबको हमें हटाना है सबसे पहले, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ कंपोनेंट की लीड क्या हुआ, शेपिंग ऑफ कंपोनेंट, ठीक है, किस शेप का वहां पे लग पा रहा है उसके अकॉर्डिंग, द शेप टू बी विच कंपोनेंट लीड्स आर टू बी बेंट डिपेंड्स अपॉन द मैनर इन विच कंपोनेंट टू बी माउंट, कहां पे माउंट करना है उस मैनर पे, ठीक है। तो ये जनरल सी बात है, हम क्या करेंगे, शेपिंग करेंगे, ठीक है। शेपिंग के बाद नेक्स्ट क्या है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ कंपोनेंट लीड एंड द स्पेस अवेलेबल ऑन पीसीबी कंपोनेंट्स टू बी माउंट ऑन देयर वर्टिकली, ठीक है, एंड हॉरिजॉन्टली, जैसा भी उसमें स्पेस होगा उस हिसाब से हम उसको क्या करेंगे, माउंट करेंगे, ठीक है। ये देखो हॉरिजॉन्टली माउंटेड कंपोनेंट रजिस्टर इस तरीके से माउंट किया गया है, ठीक है। उसके बाद वर्टिकली माउंटेड कंपोनेंट ये हो गया, ठीक है, टेक्स लेस स्पेस बट लेस स्टेबल, ठीक है, टेक्स मोर स्पेस बट मोर स्टेबल। अगर आप ऐसा लगाते हैं तो स्पेस ज़्यादा लेगा लेकिन स्टेबल क्या होगा, ज़्यादा, हाँ मतलब हिलेगा डुलेगा नहीं, सीधी सी बात है। उसके बाद बेंडिंग एंड ट्रिमिंग, हाँ एक्स्ट्रा पार्ट को, वंस द कंपोनेंट लीड इज इंसर्टेड टू द होल्स ऑफ पीसीबी में जो होल्स थे ना उनमें जब इनको इंसर्ट किया जाता है, लीड लेंथ इज एक्सेस कितना होता है 0.3 to 0.5 mm, ज़्यादा एक्सेस होता है, मतलब लीड थोड़ी बड़ी ही बनाई जाती है ज़रूरत के हिसाब से, ठीक है। फ्रॉम द पीसीबी सरफेस शुड बी ट्रिम्ड यूजिंग द कटिंग प्लायर्स फर्स्ट ईयर वाला, ठीक है, फर्स्ट ईयर में हमने कटिंग प्लायर्स पढ़ा था, उसकी मदद से इसको हम ट्रिम कर देंगे। आफ्टर कटिंग द एक्सेस लीड लेंथ द कंपोनेंट लीड मस्ट टू बी बेंट एंड ट्रिम्ड, ठीक है, कट करने के बाद ट्रिम करना है और बेंड करना है। ऑर्डर ऑफ माउंटिंग ऑफ द कंपोनेंट इन द ऑर्डर एज पर लेआउट एंड शुड बी इजी टू ट्रेस द सर्किट बोर्ड, ठीक है, एज पर कनेक्शन डायग्राम, जो भी कनेक्शन डायग्राम होगा उसके अकॉर्डिंग हम कर देंगे। तो ये जो है ये मतलब एक जनरल बात है, ठीक है, कि हमें ऐसे ऐसे करना है, ये प्रोसेस है, ठीक है। उसके बाद सोल्डरिंग टेक्निक्स होती हैं, सोल्डर करने की टेक्निक होती हैं, ठीक है। सोल्डरिंग टेक्निक में हम सबसे पहले देखेंगे सोल्डरिंग क्या होती है। सोल्डरिंग एक प्रोसेस है जिसमें दो मेटल को ज्वाइंट किया जाता है। वेल्डिंग भी एक प्रोसेस है जिसमें हम दो मेटल को ज्वाइंट करते हैं, लेकिन वेल्डिंग में क्या होता है कि स्ट्रांग होता है, ये उतना स्ट्रांग नहीं होता, ठीक है, छोटे में किया जाता है, ठीक है। हाँ, सोल्डरिंग इज द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग टू मेटल्स फॉर परमानेंट ज्वाइंट कनेक्शन, परमानेंट करना है, ठीक है। द बॉन्डिंग ऑफ टू मेटल डन बाय यूजिंग एलॉय ऑफ टू मेटल्स, ठीक है, लेड एंड टिन कॉल्ड सोल्डर। सोल्डर हार्ड होता है, सॉफ्ट होता है, ठीक है, सोल्डरिंग टेक्निक में पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। डिफरेंट रेशियोज द सोल्डर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लाइक रजिस्टर, कैपेसिटर एंड
ट्रांजिस्टर, इनको सोल्डर किया जाता है। ठीक है, सोल्डर ऑफ ए जॉइंट, सिलेक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ द सोल्डरिंग मटेरियल्स एंड क्लीनिंग, जो भी हम प्रोसेस करेंगे, साफ करेंगे, ठीक है, टू बी सोल्डर आर मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग फेज ऑफ मेकिंग सोल्डर जॉइंट। ठीक है, हीटिंग द जॉइंट एंड अप्लाइंग सोल्डर लीस्ट टाइम कंज्यूमिंग बट ऑल द स्टेप कंट्रीब्यूट हैवली फॉर गुड सोल्डर जॉइंट। ठीक है, देखो जॉइंट अगर आप अच्छा बनाना चाहते हैं तो आपको जॉइंट में से सारी चीज़ें हटानी पड़ेंगी, जो आपका लग वगैरह सारी चीज़ें हटानी पड़ेंगी, कोई भी दिक्कत है तो, नहीं तो फिर वो जॉइंट आपका अच्छा नहीं बनेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, क्रिटिकल फैक्टर ड्यूरिंग सोल्डरिंग, सोल्डरिंग के दौरान कौन से कठिन परिस्थितियाँ आती हैं उसके बारे में। पहला कह रहा है कंट्रोलिंग द टेम्परेचर ऑफ द वर्क पीस, जो वर्क पीस है उसका टेम्परेचर कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका कारण ये है कि अगर आपने टेम्परेचर कंट्रोल नहीं किया तो क्या होगा, हो सकता है लीड गल जाए, ठीक है, टूट जाए तो फिर छोटा पड़ जाएगा। लिमिटिंग द टाइम दैट अ वर्क पीस इज टू बी हेल्ड एट सोल्डरिंग टेम्परेचर। ठीक है, टाइम को कम करना, लिमिट करना। ठीक है, उसके बाद दीज फैक्टर आर स्पेशली क्रिटिकल वाइल सोल्डरिंग। ठीक है, तो ये दोनों जो फैक्टर है वो दोनों किसके लिए हैं, सोल्डरिंग के लिए। तो ये दोनों फैक्टर जैसे ही पूछे तो हम इनको दोनों को टिक कर देंगे। ठीक है, और जॉइंट जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। उसके बाद क्या कह रहा है, स्टेज ऑफ सोल्डरिंग, वही वाली, सिलेक्शन द प्रिपरेशन ऑफ मटेरियल, क्लीनिंग सरफेस, हीटिंग जॉइंट, जॉइंट को हीट करना, कूलिंग द जॉइंट, क्लीनिंग द जॉइंट, इंस्पेक्टिंग द जॉइंट। ठीक है, इसका मतलब देखो क्या है, सबसे पहले क्या करोगे, मटेरियल प्रिपेयर करोगे, उसके बाद क्लीन करोगे, साफ करोगे, साफ करने के बाद गर्म करोगे, सोल्डरिंग आयरन को गर्म करने के बाद सोल्डर इट करोगे। ठीक है, उसके बाद जो जॉइंट बनेगा उसको ठंडा करोगे, ठंडा करने के बाद जॉइंट को साफ करोगे, फिर इंस्पेक्शन का मतलब होता है देखना कि सही है कि नहीं है, तो इंस्पेक्ट करोगे। ठीक है, अब एक एक करके इनके बारे में भी देखते हैं। 40-60 का रहता है, हाँ, फिर वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का सोल्डर है, सोल्डर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, वो लिखेगा कौन से टाइप, जनरली 40-60 चलता है। लेड, हाँ हाँ, फिर जैसे जैसे हम लेड बढ़ाते जाते हैं हार्ड होते जाता है। ठीक है, सोल्डरिंग आयरन आर अवेलेबल इन डिफरेंट वाटेज, 10 वाट से 100 वाट तक। ये यहाँ से एक चीज़ और हमें क्लियर हो गई, सोल्डरिंग आयरन कितने का अवेलेबल होता है, 10 वाट से 100 वाट तक। द वाटेज ऑफ सोल्डरिंग आयरन स्पेसिफाइज अमाउंट ऑफ हीट कैन प्रोड्यूस। ठीक है, जितना वाट होगा उतना हीट प्रोड्यूस करेगा। एज द थंब रूल, हायर फिजिकल डायमेंशन ऑफ वर्क पीस, हायर शुड बी वाटेज रेटिंग। ठीक है, ऑफ सोल्डरिंग आयरन, मतलब जितना मोटा हो उतना, हाँ, जितना बड़ा डायमेंशन हो उतना बड़ा हमें क्या लगाना पड़ेगा, सोल्डरिंग आयरन। सम ऑफ दिस सजेस्टेड टू बी वाटेज ऑफ सोल्डरिंग आयरन आर गिवन बिलो। ठीक है, फॉर सोल्डरिंग लेस टेम्परेचर सेंसिटिव कंपोनेंट सच एज रेजिस्टर। देखो एक चीज़ मैं और आपको बता देता हूँ कि जो बीजेटी होता है ना, मतलब जो ट्रांजिस्टर होते हैं ना, ये टेम्परेचर को बहुत सेंस करते हैं, सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, जैसे एक शब्द यूज किया जाता है ना कि वो बहुत सेंसिटिव है, कुछ भी बोलो उसको बुरा लग जाता है, तो उसका मतलब ये है कि उसको उस पर्टिकुलर बात पे बहुत प्रभाव पड़ता है। और एक है जो उस बात को सुनते नहीं है, तो वो सेंसिटिव नहीं है। उसी तरीके से जो टेम्परेचर है उसका उसको जो सेंस करने वाला एलिमेंट है वो रजिस्टर कम है, रजिस्टर ज़्यादा सेंस नहीं करता टेम्परेचर को। ठीक है, तो कह रहा है कि फॉर सोल्डरिंग ऑफ टेम्परेचर सेंसिटिव कंपोनेंट सच एज रजिस्टर ऑन लग बोर्ड और टैग बोर्ड यूज 25 to 60 वाट आयरन। ठीक है, फॉर सोल्डरिंग ऑन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड 10 वाट से 25 वाट। ठीक है, 10 वाट से 25 वाट। तो जो लेस सेंसिटिव है उसमें आप 25 से कितना कर सकते हो, 60। ठीक है, और अगर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को सोल्ड करना है तो 10 से। ठीक है,
हाँ। हम्म। इनका प्रभाव। हम्म। इनके लिए ये देखो, ये लिखा है ना 10 से 25। देखो जो हमने देखा 25 से 60 वाट, ये है किसके लिए? रेजिस्टेंस को सोल्डर करना है, ठीक है। ये रजिस्टर के लिए, क्योंकि ये टेम्परेचर सेंसिटिव है नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर टेम्परेचर सेंसिटिव कोई एलिमेंट है तो उसमें कम वाटेज का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ सोल्डरिंग आयरन टिप, सोल्डरिंग आयरन की टिप होती है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उसके उस मतलब ये डिपेंड करता है या ऑन द टिप फेस शुड बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द एरिया ऑफ जॉइंट टू बी सोल्डर, ठीक है। द टिप शुड बी लॉन्ग थ्रू अलाउ इजी एक्सेस टू द जॉइंट। टिप थोड़ी बड़ी होनी चाहिए जिससे जॉइंट तक हम आसानी से पहुंच सकें, ठीक है। द टिप शुड बी नॉट लॉन्ग टू बी लॉन्ग, बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, एज दिस इज रिजल्ट इन द लो टेम्परेचर एट द टिप वर्किंग। मतलब टेम्परेचर ट्रांसफर होने में थोड़ी सा वो लग जाएगा, जितना मतलब ये जितनी लंबाई ये ज़्यादा होती जाएगी उतना टेम्परेचर ट्रांसफर होने में टेम्परेचर का लॉस हो जाएगा, ठीक है। टिप का शेप होता है, ठीक है। अब देखो अगर क्या आपको ज्वाइंट करना उस पर डिपेंड करता है। सजेस्टेड सोल्डरिंग टिप्स शेप एंड देयर एप्लीकेशन गिवन बिलो, वायर, रजिस्टर एंड द पैसिव कंपोनेंट लग बोर्ड, ठीक है। चीजल टिप का, चीजल मतलब पेचकस के जैसा ही होता है, ठीक है, चीजल शेप का। हाँ, ऑल मिनिएचर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एक्सेप्ट आईसी ऑन लग बोर्ड एंड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, बिवेल शेप का, ठीक है। आईसी में, आईसी अगर हैं, आईसी अगर आप पीसीबी पे आप कर रहे हो तो कॉनिकल शेप का यूज करें, कॉनिकल शेप का। तो अगर एग्जाम में देखो एग्जाम के हिसाब से क्वेश्चन बना, सीधा पूछेगा बताओ वायर को लिए कौन सा, वायर को ज्वाइंट करने के लिए कौन सा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि मिनिएचर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के लिए बीवेल शेप का यूज करता है। उसके बाद कह रहा है कि आईसी को करना है तो कॉनिकल शेप। तो 3 सोल्डरिंग आयरन लेना पड़ेगा एक पीसीबी के लिए, अलग अलग साइज के। हालांकि लोग जो टैलेंटेड होते हैं वो एक में ही कर लेते हैं, ठीक है। वो तो नए नए जो सीखने वाले हैं उनके लिए, बाकी जो जिनको आता है वो सब कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है सिलेक्शन ऑफ सोल्डर एंड फ्लक्स, ठीक है। देखो सोल्डर एंड फ्लक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फॉर इलेक्ट्रॉनिक सोल्डरिंग एप्लीकेशन सोल्डर ऑफ टिन एंड लेड, कितना टिन कितना 60 और लेड कितना 40, ठीक है, इज यूज्ड, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक के लिए 60% क्या होता है टिन और 40% क्या होता है लेड होता है, समझ आ गया। 40% क्या होता है लेड होता है, ठीक है। दिस इज सोल्डर पोर्शन हैज टू मेल्टिंग ऑफ 200 डिग्री सेल्सियस। अब ये कितने पे मेल्ट हो जाता है 200 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। जनरल पर्पज सोल्डरिंग के लिए हम किसका बोल रहा था, जनरल के लिए हम इसी को यूज करते हैं, ठीक है। फॉर इलेक्ट्रिकल पर्पज रेजिन कोल सोल्डर आर यूज, ठीक है, इलेक्ट्रिकल के लिए रेजिन कोल सोल्डर का। फॉर इजी एप्लीकेशन फ्लक्स शुड बी एडिशन टू कोड फ्लक्स सोल्डर, ठीक है, शुड बी इन पेस्ट फॉर्म। किस फॉर्म में होना चाहिए पेस्ट के फॉर्म में। सोल्ड वो जो होता है ना फ्लक्स, वो किस फॉर्म में होना चाहिए पेस्ट के फॉर्म में। हाँ, लिक्विड होगा तो थोड़ी दिक्कत होगी, पेस्ट में आसानी से लगा कर सकते। फ्लक्स एक तरीके का क्या है केमिकल सब्सटेंस है, गालक ये नहीं कह सकते, कुल मिला के ये कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन को रोकता है, गालक नहीं। नहीं, देखो क्या है कि जैसे हम हीट करेंगे तो एयर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो एयर ऑक्साइड होगी, एयर में क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन। अब जब एयर में ऑक्सीडेशन होगा तो ये वो क्या करेगी लेयर जमा लेगी ऊपर। तो सोल्डर को सॉफ्ट करने के लिए, सोल्डरिंग को जॉइंट होता है ना उसको सॉफ्ट करने के लिए हम करते हैं, ठीक है, आसपास लेयर जमा लेता है, ठीक है। देखो इसमें क्या लिखा है फ्लक्स इज अ केमिकल सब्सटेंस विच हैज एसिडिक प्रॉपर्टी।
मतलब क्या होता है, एसिडिक होता है, ठीक है। देयरफॉर इट इज एडवाइज्ड नॉट बी टच द फ्लक्स बाय हैंड, हाथ से टच नहीं करना, ठीक है। यूज एन स्टिक और थिन स्टिफ ब्रश और अप्लाई द फ्लक्स ऑन वर्किंग पीस, ठीक है। हैंड शुड बी वॉश्ड आफ्टर सोल्डिंग वर्क, ठीक है। सोल्डिंग वर्क के बाद आपको क्या करना है, हाथ साफ करना। सोल्डिंग स्टैंड आता है एक, ठीक है। सोल्डिंग स्टैंड होता है। सोल्डिंग स्टैंड प्लेज इंपॉर्टेंट रोल ऑफ रिटेनिंग द सोल्डर आयरन टिप। देखो सोल्डर ले लोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि इधर उधर रखोगे पता चला किसी में चला गया तो दिक्कत होगी, ठीक है। सोल्डिंग स्टैंड आर स्पेशली डिजाइन एज इन फुलफिल अबव रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, सच एज डिजाइन आल्सो प्रिवेंट्स एक्सीडेंटल बर्न। मान लो हम सोल्डरिंग कर रहे थे, गर्म में कहीं रख दिए, हीट से तो आग लगती है, हम ये तो पढ़ के ही रखे हैं, ठीक है। तो इसलिए सोल्डरिंग स्टैंड का लेना जरूरी है। देखो स्टैंड है, यहाँ फंसा दिए, ठीक है। ठीक है, हीटिंग और जॉइंटिंग चेक करना है, साफ ऑफ करना, ठीक है। चलो इसको अभी छोड़ो, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। कलर कोडिंग पे आ जाओ, जो मेन था वो लगभग हो गया, ठीक है। कलर कोडिंग पे आ जाओ। कलर कोडिंग में देखो, कलर कोडिंग किस में किया जाता है, कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर में। तो यहाँ से रजिस्टर चालू हो गया। रजिस्टर देखो कितने प्रकार का होता है। रजिस्टर एक तरीके का कंपोनेंट है, ठीक है। रजिस्टर एक तरीके का क्या कह सकते हैं, डिवाइस है, या एक तरीके का क्या है,
कंपोनेंट है जिसका गुण क्या होता है, जिसका प्रॉपर्टी होता है करंट को रोकना, ठीक है। रजिस्टर एक डिवाइस है, एक कंपोनेंट है जो करंट को रोकता है। वायर बाउंड रजिस्टर, कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर, मेटल फिल्म रजिस्टर, कार्बन फिल्म रजिस्टर, कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, ठीक है। वायर बाउंड रजिस्टर, ठीक है, वायर को लपेट के बनाया जाता है, ठीक है। वायर बाउंड रजिस्टर में वायर को लपेट के बनाया जाता है और इसको ऐसे याद कर सकते हैं जैसे रियोस्टेट होता है ना, उस तरीके का। दूसरी चीज, इसमें जो मटेरियल यूज किया जाता है, ठीक है, वो कौन सा यूज किया जाता है? नाइक्रोम, ठीक है। नाइक्रोम, और ये जो कोर होता है ये इंसुलेटिंग कोर होता है, ठीक है, जैसे सिरेमिक का या बेकेलाइट का, ठीक है, या प्रेस्ड पेपर का होता है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ रजिस्टर इसमें शो किया गया है, ये देखो रियोस्टेट, ठीक है। वायर बाउंड रजिस्टर यूज किया काहे के लिए किया जाता है? हाई करंट, ठीक है, एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। दे आर अवेलेबल इन डिफरेंट वाटिंग साइज, ठीक है, 100 वाट और मोर, 100 वाट से या ज़्यादा। द रेजिस्टेंस कैन बी लेस देन 1 ओम अप टू सेवरल थाउजेंड, ठीक है, 1 ओम से कुछ 1000 ओम तक, ठीक है। अभी मैं लास्ट में तरीका बताऊंगा याद करने का, ठीक है। ये किसका बना होता है? बेस, इसके ऊपर वायर लपेटना है ऐसे, ठीक है, हाँ, नाइक्रोम या यूरेका, नाइक्रोम या यूरेका, हाँ हाँ, मैग्नीन, हाँ, यूरेका या मैग्नीन। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एक फ्रेम होगा, इंसुलेटिंग फ्रेम होगा, जिसके उसमें हम वायर लपेट देंगे, वैसे तो लपेट नहीं सकते, रियोस्टेट टाइप का। इसकी वाटेज रेटिंग ज़्यादा होती है, ठीक है, इसकी वाटेज रेटिंग ज़्यादा होती है और रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है, ठीक है, ऐसे याद कर लेना। उसके बाद दूसरा है, इसमें हम देखो एक चीज़ और है इसमें, फ्यूजिबल रजिस्टर इनक्लोज इन पोर्सलिन केस। फ्यूजिबल का मतलब होता है जो जल सकता है, ठीक है। द रेजिस्टेंस इज डिजाइन टू ओपन द सर्किट व्हेन करंट पास थ्रू एक्सेस लिमिट। जब एक्सेस लिमिट से ज़्यादा करंट होगा ना तो ये मेल्ट कर देगा। सबसे खासियत बात है, बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर लिखी हुई है कि देखो ये करंट तो जाएगा लेकिन यहाँ फ्यूज का काम भी कर रहा है। किसका काम कर रहा है? फ्यूज का काम भी कर रहा है। जैसे देखो ये रेजिस्टेंस हमने बनाया तो ये ले लिया हमने मान लो पोर्सलिन का, इसके ऊपर नाइक्रोम का वायर लपेट दिया। जब इससे करंट जाएगा ना तो अगर करंट एक्सेस लिमिट से ज़्यादा हुआ तो ये बीच से टूट जाएगा, फिर आप उस पर वायर बाउंड कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर जो होता है, कार्बन का चूर्ण लिया जाता है 100 वाट, 1 ओम से 1000 ओम तक, सेवरल थाउजेंड, कुछ हजार 2000 ऐसे, ठीक। दीज आर मेड ऑफ फाइन कार्बन एंड ग्रेफाइट मिक्स्ड विथ पाउडर इंसुलेटिंग मटेरियल सर्च एज बाइंडिंग प्रॉप, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे कार्बन या ग्रेफाइट का चूर्ण है तो उसको बाइंड करने के लिए, ठीक है, उस पर क्या मिलाया जाता है? इंसुलेटिंग मटेरियल। बाइंड का मतलब होता है कि जैसे रेत है, रेत अपने से तो नहीं बनता है, उसमें हम सीमेंट मिला देते हैं तो बंध जाता है। वैसे हम यहाँ पर बाइंडिंग मटेरियल का यूज करते हैं कि कार्बन तो बाउंड होगा नहीं, कार्बन का चूर्ण तो बाउंड होगा नहीं, ठीक है, तो हम इसको बाइंडिंग मटेरियल का यूज करते हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल का यूज करते हैं, ठीक है, ये दिखाया गया, ठीक है। इसकी वाटेज रेटिंग कम होती है, ठीक है, ये देखो ये है। इसमें देखो कलर कोडिंग की जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कलर कोडिंग की जाती है, ठीक है। किसमें? कार्बन वाले पे, उसमें कलर कोडिंग नहीं होती, उसमें लिखा होता है, ठीक है। रजिस्टर आर अवेलेबल इन द वैल्यू ऑफ 1 ओम से 22 मेगा ओम, ठीक है। पावर कम होती है, 0.1 वाट, इतने वाट, 2 वाट तक। वाटेज रेटिंग क्या है इसकी? वाटेज रेटिंग इसकी कम होती है, ठीक है। इसके बाद आगे आए हम, ठीक है। इसके बाद है मेटल फिल्म रजिस्टर, ठीक है। मेटल फिल्म रजिस्टर में भी क्या किया जाता है? कलर कोडिंग की जाती है, ठीक है। मेटल फिल्म रजिस्टर आर मैन्युफैक्चर्ड बाय 2 प्रोसेस।
thick film resistor are pasted on the metal compound and powdered glass which are spread on ceramic base, ठीक है, और देन ब्लॉक कर दिया जाता है। इसकी प्रोसेस इतनी ज़्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इसकी वैल्यू देखो, सिरेमिक का बेस होता है या तो उस पर बना लो, ठीक है, या पाउडर के फॉर्म में भर दो, ठीक है। इसकी जो वाटेज कितने होती है, 1 ओम से 10 मेगा ओम, लेकिन ये 1 वाट तक की बनाया जाता है, ठीक है। वर्किंग टेम्परेचर भी यहाँ पर दिया हुआ है, ये ध्यान देने की जरूरत नहीं। एग्जाम में दो तरीके के ही पढ़ना, एक कार्बन रजिस्टर और एक मेटल, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा बहुत, ठीक है। देखो स्पेसिफिकेशन ऑफ रजिस्टर में पहली चीज है कार्बन फिल्म, ठीक है, फिल्म। स्पेसिफिकेशन किसके अकॉर्डिंग होगी, रजिस्टर के अकॉर्डिंग। उसकी नॉमिनल वैल्यू ऑफ रजिस्टर कितनी है, साधारण उसकी वैल्यू कितनी होती है, टॉलरेंस की लिमिट कितनी है, लोडिंग कैपेसिटी कितनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल लिखा है इतना, ठीक है, वेयर एज नॉमिनल वैल्यू ऑफ रजिस्टर इज, ठीक है, ये 100 क्या है, नॉमिनल का मतलब होता है इतना, होता नहीं लेकिन मान लेते हैं, ठीक है, नॉमिनल का मतलब यही होता है 10% टॉलरेंस, ठीक है। एक्चुअल वैल्यू में भी 90 या 120 के बीच में, ठीक है। द रजिस्टर कैन बी आल्सो क्लासिफाइड देयर फंक्शन एज, फंक्शन के आधार पर, ठीक है। फिक्स्ड वैल्यू रजिस्टर, पहला फिक्स्ड वैल्यू रजिस्टर, उसके बाद वेरिएबल वैल्यू रजिस्टर। फिक्स्ड वैल्यू रजिस्टर इज वन इन विच नॉमिनल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज फिक्स्ड। नॉमिनल वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। नॉमिनल का मतलब होता है टॉलरेंस हटाने के बाद फिक्स होता है, ठीक है। देखो इसमें बहुत अच्छी चीज़ लिखी है, फिक्स्ड वैल्यू, जिसकी नॉमिनल वैल्यू तो रहेगी। अब कोई कहे वो भी तो वेरी हो जाता है इतने इतने के बीच में, तो वो क्या कह रहा है, नॉमिनल वैल्यू फिक्स है, नॉमिनल वैल्यू चेंज नहीं हो रही। लेकिन वेरिएबल रजिस्टर में नॉमिनल वैल्यू क्या हो जा रही है, चेंज। कह रहा है वेयर वैल्यू वेरिएबल रजिस्टर आर दोज हुज वैल्यू कैन बी चेंज, ठीक। वेरिएबल रजिस्टर इंक्लूड देयर कंपोनेंट इन विच रेजिस्टेंस वैल्यू कैन बी सेट डिफरेंट रेंज, ये देखो, ठीक है, इस तरीके से। ये फ्लैट होता है, ठीक है, ये सॉफ्ट होता है इसको घुमाने के लिए, और ये टर्मिनल्स होते हैं एक्स वाई जेड, ठीक है, 1 2 3। नहीं, ये रजिस्टर है वेरिएबल, इसको वेरी करते हैं। कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर एलिमेंट है, ठीक है जी। देखो जैसे यहाँ से जैसे गया तो कितना भाग आपको टच कराना है आप पे डिपेंड करता है। जब इसको घुमाओगे तो उतना ही भाग टच करेगा। ऑटो ट्रांसफॉर्मर थोड़ी ना है, हाँ कार्बन का, हाँ 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 हाँ, वो कार्बन से ही रखता है। स्लाइड करने के लिए हम ऐसा कार्बन का यूज करते हैं, तो ये स्लाइड हो रहा है। देखो अगर मान लो हमने यहाँ से इसके बीच में कोई लैंप लगाया, मान लो यहाँ से न्यूट्रल दिया, यहाँ से फेस, करंट यहाँ से गया, ऐसे जाएगा, इधर तो जाएगा नहीं क्योंकि ओपन है, इतना रेजिस्टेंस उसको फेस करना पड़ेगा। लेकिन हम इसको घुमा देंगे, कम करना पड़ेगा। तो यहाँ एक शाफ्ट लगा रहता है जिसकी सहायता से हम इसको घुमा देते हैं। ये रोटरी आर्म है, ये वाला जो घूमती है, या इस स्प्रिंग का बाइपर होता है, इसमें ये घूमती है और ये बाइपर होता है, ठीक, स्प्रिंग बाइपर कॉन्टेक्ट, ठीक है। कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर एलिमेंट इस पे वेरी करता है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये भी वेरिएबल रजिस्टर का टाइप है, ट्रिमर टाइप पोटेंशियोमीटर और रजिस्टर विच इज एडजस्ट द हेल्प ऑफ स्मॉल स्क्रू ड्राइवर। ट्रिमर जो होता है ना, इसमें स्क्रू ड्राइवर की मदद से किया जा सकता है, ठीक है, ये ट्रिमर है। रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर वोल्टेज लाइट। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर वोल्टेज और लाइट, ठीक है। एक होता है पीटीसी, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, इसका यूज किया जाता है सेंसर बनाने में, ठीक है। पीटीसी क्या होता है, सेंसर, ये एग्जाम में पूछा जाता है। पीटीसी क्या होता है, सेंसर, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रजिस्टर,
टेम्परेचर बढ़ाने पे इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है, पॉजिटिव है, ठीक है। नॉमिनल वैल्यू मान लो उसकी 100 है, जब टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ेगा तो उसका रेजिस्टेंस कितना हो गया, 150, ठीक है। फिर 10 डिग्री बढ़ गया तो कितना हो गया, 500। तो ये इसका यूज़ क्या किया जाता है, रेजिस्टेंस, ठीक है, सेंसर बनाने में। एनटीसी जो है उसको बोलते हैं थर्मिस्टर, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टर को हम क्या बोलते हैं, थर्मिस्टर। एनटीसी को हम कहते हैं थर्मिस्टर, एग्जाम में पूछा जाता है। एनटीसी क्या है, थर्मिस्टर। एनटीसी नेगेटिव और पीटीसी पॉजिटिव, ठीक है। कुल मिला के स्विच हैं, क्या है ये, स्विच। किस तरीके के स्विच, लाइट आई, ये टेम्परेचर बढ़ा तो एक का रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो रेजिस्टेंस ज़्यादा मतलब ओपन सर्किट, और रेजिस्टेंस कम मतलब शॉर्ट सर्किट। ये VDR, वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टर। वोल्टेज बढ़ने पे इनका रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, ठीक है, और नॉन लीनियर कम होता है, ध्यान रखना। VDR होता है वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टर, ठीक है, जिसकी वैल्यू रेजिस्टेंस बढ़ाने पर क्या होती है, रेजिस्टेंस बढ़ाने पर वोल्टेज बढ़ाने पर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, कम होती है, ठीक है। वोल्टेज बढ़ाने पर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। समझ आ रहा है। एनटीसी में नहीं, वो तो टेम्परेचर पे है, ये वोल्टेज पे, वो टेम्परेचर पे था, ये वोल्टेज पे था। VDR का मतलब ऐसे होता है कि जैसे मान लो कि नहीं, सपोज करो कि बिजली गिर रही, ठीक है, बिजली गिर रही है तो हमें पता है कि सिस्टम का हमारे वोल्टेज इतना है, 230 वोल्ट है, तो 230 वोल्ट पे ये काम नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही बिजली गिरी तो हाई वोल्टेज हो गया, तो उसका रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा, तो पूरा ग्राउंड कर देगा। समझ आया। कहाँ पे वोल्टेज, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन लिखा है ना। VDRs आर यूज्ड इन वोल्टेज स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजर नहीं है वो, स्टेबलाइजेशन का मतलब होता है कि जैसे वोल्टेज में चेंजेस आए, हाई वोल्टेज आए तो उसको ग्राउंड कर देता है। वो वही जो मैं बता रहा हूँ ना, कि जैसे बिजली गिरती है, जैसे मान लो ये लाइन है, यहाँ से हमने लगा दिया VDR, ये लगा दिया VDR, तो जैसे 230 किलो वोल्ट है, तो इतने के लिए ये कुछ नहीं करेगा। जैसे ही हाई वोल्टेज आए तो उसको ग्राउंड कर देगा। तो वोल्टेज को क्या कर रहा है, स्टेबल कर रहा है। आग बुझाना, आर्क क्वेंचिंग यानी आग बुझाना। एंड ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन में भी हम इसका यूज करते हैं। ओवर वोल्टेज मतलब लाइटिंग है ना, बिजली जो गिरती है ना। जो बिजली का गिरना होता है ना उस पर। उसके बाद LDR होता है, लाइटिंग डिपेंडेंट रजिस्टर। कलर कोड तो पढ़ा ही दिए हैं, है ना, लाइटिंग डिपेंडेंट रजिस्टर, ठीक है। लाइट बढ़ने पर इसका रेजिस्टेंस कम होता है। इसका यूज कहाँ कर सकते हैं हम, स्ट्रीट लाइट पे। रिले बना लो एक, These is the light barrier in operating relay. These are also used in measuring the intensity of light. कितना प्रकाश है इससे मेजर हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू लाइट पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। LDR जो होता है, इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, लाइट पे। प्रकाश की तीव्रता नापने में LDR का यूज। देखो कारण क्या है, जैसे हम लाइट को डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते, तो इस रेजिस्टेंस पे मारो इसको, और इस रेजिस्टेंस को माप लो, वही लाइट है। हाँ, ऐसा समझ सकते हो, ऐसा समझ सकते हो, ठीक है। ऐसा ही कुछ।
समझ आ रहा है? कोई दिक्कत? ये कलर कोडिंग के क्वेश्चन तो कर लेना, ठीक है, नहीं बने तो फिर बता देना, तो बता देंगे, वैसे कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो इसी का कैलकुलेट करना हो, इसका मान लो, ठीक है, क्या कह रहा है, ऑरेंज, वाइट, नो बैंड कलर और इधर गोल्ड दे दिया, यही तो गड़बड़ हो जाता है फिर। तीसरे में गोल्ड दे दिया, जब गोल्ड देता है तो गोल्ड की वैल्यू -1 से चालू कर लो। कहाँ से? -1 से। मैंने कहा ए क्या है, ऑरेंज, बी रॉय, कितना जाएगा 3, कितना जाएगा 3। वाइट कितने नंबर पे, वाइट 9 नंबर पे, कितना हो गया 39 इंटू 10⁻⁻1, ठीक है, और प्लस माइनस गोल्ड है ना, अच्छा नो कलर, नो कलर कितना है 20, ठीक है। अब देखो 3.9 लिखा है ना, 10 से डिवाइड कर, गोल्ड में -1 लेना है, सिल्वर में -2 लेना है और नो कलर में -3 लेना है, ठीक है। ये मैंने उसमें लिखाया नहीं था, लेकिन ये भी याद करना है। देखो नॉन का इतना है, ठीक है, सिल्वर का 10%, इसका 5%, लेकिन इसकी -2 वैल्यू है, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है, -2 और -1। तो ये भी मतलब मुझे याद था इसलिए मैंने बता दिया, लेकिन ये भी याद कर लेना, पता चला तीसरा कलर गोल्ड दे दे, है ना, कंफ्यूज हो जाए क्या रखें वैल्यू। लेकिन इनकी ये वाली वैल्यू गिवन नहीं है, ये वाली वैल्यू यहाँ गिवन नहीं है, ब्लैक की ये स्टैंडर्ड टेबल है, इससे बाहर नहीं आएगा कुछ, ठीक है। 4K सीरीज, ठीक है, तो ये कर लोगे ना। एक चीज और है, एक चीज और देखो जरा, कोडिंग और है एक चीज, ठीक है, लेटर एंड डिजिट कोड। कलर कोड तो होता है, लेटर एंड डिजिट कोड भी होता है, ठीक है। जैसे लिखा है, मान लो ये कैपेसिटर में भी यूज होता है, ठीक है, कैपेसिटर में यूज होता है। जैसे लिखा है J का मतलब होता है 5%, K का मतलब 10% और M का मतलब 20%, ठीक है। जैसे कोडेड है एज M इतना, ठीक है, M का मतलब तो मेगा होता है। द लेटर R, K एंड M शैल बी यूज्ड फॉर मल्टीप्लायर्स ऑफ अ रजिस्टर वैल्यू, ठीक है, इन ओम्स, ठीक है। K का मतलब होता है 10⁻3, M का मतलब, ये तो पहले से भी पता है, ठीक है। उसके बाद एक है K वाला, ठीक है, फॉर सिमेट्रिकल टॉलरेंस इन परसेंटेज ऑफ फॉलोइंग लेटर्स शुड बी यूज टू इंडिकेटिंग द टॉलरेंस ऑफ रेजिस्टेंस। J का मतलब होता है 5%, K का मतलब 10% और M का मतलब, ठीक है। तो ये कर लेना, जैसे लिखा है 1M5, ठीक है, 1M जो है ओम, 1 मेगा ओम, टॉलरेंस ±1%, 1 लीटर कैन बी एक्सप्रेस एज M1 वाट, ठीक है, मतलब 1 मेगा ओम का है, 1 वाट का है, और M का मतलब 20%, ठीक है। तो M जो शुरू का लेटर है वो टॉलरेंस यहाँ बता रहा है, देखो जरा, यहाँ शुरू का लेटर ये वाला क्या बता रहा है, टॉलरेंस बता रहा है, ये वाला क्या बता रहा है, टॉलरेंस। J का मतलब 10%, J का मतलब 10%। तो पता चला हम यहाँ से पढ़ के गए, कलर कोड वहाँ आया, बोले सर JK कोड आया था, समझे नहीं आया, तो वो छोड़, हम इसीलिए देखो पूरा पढ़ रहे हैं, कहीं से कुछ भी आ जाए, ठीक है। अब जो ऑनलाइन देखेगा वो बोले क्या पढ़ा रहे हैं पता नहीं, ठीक है। तो समस्या यही है, ऑनलाइन में एकदम छठी चीज़ें कि हाँ ये ऐसा ऐसा होता है, वही पढ़ा सकते, सारी चीज़ें नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि सारी चीज़ सभी के समझ में नहीं आएगा, ठीक है। क्या कह रहा है, एक्टिव पैसिव, ये एटम ओटम तो सब समझ में आता है ना, ठीक है, इसकी सबकी जरूरत तो नहीं है ना। एक्टिव पैसिव डायरेक्टली बता दूं मैं, ठीक है, एक्टिव पैसिव बता देता हूँ, और पी और एन टाइप कैसे बनता है वो बता देता हूँ। पी एन जंक्शन बना देता हूँ मैं, ठीक है, पी एन जंक्शन के बाद, चलो जाने दो इन सबको, इनसे हमें कोई मतलब नहीं, हाँ ठीक है, अलग से पढ़ाएंगे अपन इसमें। इंडक्टर, चलो इसी में पढ़ा दूं, है ना, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले एटम, ये सब तो क्लियर है, ठीक है।
अब ठीक है, चलो काम की चीज। आयनिक बॉन्ड होता है किसमें? सोडियम क्लोराइड में। कोवैलेंट बॉन्ड किसमें होता है? सिलिकॉन जर्मेनियम में। मेटालिक बॉन्ड किसमें होता है? मेटल पे। मेटल पे, मेटल पे मेटालिक बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड कहाँ? ठीक है। और सोडियम क्लोराइड NaCl में कौन सा बॉन्ड होता है? आयनिक बॉन्ड, जिसमें आयंस बनता है, जैसे H2SO4। आयंस जिनमें बनते हैं तो उनमें आयनिक बॉन्ड होता है। एग्जाम में पूछेगा बताओ कौन सा बॉन्ड होता है सेमीकंडक्टर पे? कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है। और मेटालिक बॉन्ड किस में होता है? सारे मेटल, सारे के सारे मेटल। ठीक है। कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में डिफरेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस कम ज़्यादा करो। ठीक है। रेजिस्टेंस की वैल्यू, आर की वैल्यू अगर कंडक्टर की बात करें तो सबसे कम। रेजिस्टेंस की वैल्यू, रेजिस्टेंस की जगह में अगर रेजिस्टिविटी हम लिखें ना तो ज़्यादा सही शब्द होगा। कारण ये है कि रेजिस्टिविटी का यूज किया जाता है मटेरियल की प्रॉपर्टी बताने के लिए। इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, बस इसको बदल दो तो बन जाएगा। या कंडक्टिविटी बदल दो, इसको हाईली कंडक्टिविटी कर दो, जिसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा हो। ठीक है। इंसुलेटर की कंडक्टिविटी बहुत कम। या तो टेम्परेचर बदल दो। देखो ये होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस क्या होता है? बढ़ता है। ये दोनों होते हैं निगेटिव, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस क्या होता है? कम होता है। तो इसका टेम्परेचर कम करो तो ये बन जाएगा सेमीकंडक्टर। इसका टेम्परेचर क्या करो? बढ़ाओ तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो यहां पहुंच जाओगे। तो टेम्परेचर का भी थोड़ा बहुत लेना देना है कहानी, लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो सेम क्या किसने कहा है ऐसा? ज्यादा नहीं पड़ता है, यहाँ पे बात होती पड़ता है। ठीक है। रेजिस्टेंस तो चेंज हो रहा है ना कंडक्टर का, बढ़ रहा है। तो अगर कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो जब हम रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो सेमीकंडक्टर की तरफ ही तो पहुंचेगा वो। ठीक है। और सेमीकंडक्टर का अगर रेजिस्टेंस जो है हम कम करेंगे तो इंसुलेटर बन जाएगा। बस यही कहानी। वो क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बताओ, जीरो कर दिया अब। ठीक है। तो ये ध्यान रखोगे। अब पी और एन टाइप। ठीक है। हमें पता है कि कोवैलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्योर होता है एक होता है प्योर, बाहर ही लिख दें क्या? एक होता है प्योर फॉर्म। सेमीकंडक्टर में पहले इधर समझा देता हूँ, फिर उधर फटाफट समझ के आगे निकल जाएंगे। ठीक है। देखो सेमीकंडक्टर जो होता है, सेमीकंडक्टर में जो बॉन्ड होता है उस बॉन्ड का नाम है कोवैलेंट बॉन्ड। क्या नाम है? कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन, ये किससे बनता है? इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से। एक इलेक्ट्रॉन तुम दे दो, एक इलेक्ट्रॉन हम दे देते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है। और ये किसमें होता है? सेमीकंडक्टर में। किसमें होता है? सेमीकंडक्टर में होता है। ठीक है। कौन सा बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड होता है किसमें? सेमीकंडक्टर में। ठीक है। अब सेमीकंडक्टर पे जो बॉन्ड बना होगा, यानी सिलिकॉन या जर्मेनियम। चलो थोड़ा सा मटेरियल फटाफट रट्टा मार लेते हैं, इसके बाद बनाएंगे बॉन्ड। आपको क्या करना है? याद करना है काशी गए संत प्रभु। ठीक है। काशी के पहले, ठीक है, काशी के पहले बाल गणेश इन थाईलैंड।
ठीक है, बाल गणेश इन थाईलैंड। इसके बाद आगे आगे गए तो नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बीमार। ठीक है, ये हो गया फिफ्थ ग्रुप का एलिमेंट, ये हो गया सॉरी ये हो गया थर्ड ग्रुप का एलिमेंट, ये हो गया फोर्थ ग्रुप का, ये हो गया फिफ्थ ग्रुप का। ये इनके कौन हो गए? ग्रुप हो गए। थर्ड ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, फोर्थ ग्रुप और फिफ्थ ग्रुप। ये हमने केमिस्ट्री पे जैसे याद किया था वही वाला है। काशी गए संत प्रभु, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, इन सब के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 4, क्योंकि कौन से ग्रुप के एलिमेंट हैं? फोर्थ ग्रुप के, चौथी ग्रुप के। ठीक है, इनकी बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन, इनकी बाहरी कक्षा में, अब याद हो जाएंगे सब। तो अगर कहता है कि ट्राईवैलेंट कौन लोग हैं? हाँ, त्रिसंयोजी, त्रिसंयोजी वाले लोग ये हैं। ये पंच संयोजी वाले लोग हैं, त्रिसंयोजी वाले लोग ये हैं, पंच संयोजी वाले लोग ये हैं। ठीक है, त्रिसंयोजी, पंच संयोजी और ये कौन है? टेट्रावैलेंट। ठीक है, यह चतुर्संयोजी। ठीक है, तो जब हम शुद्ध मतलब होता है इंट्रिंसिक और एक्सएंट्रिंसिक, शुद्ध और अशुद्ध। ठीक है, पेपर में क्या होता है, वो लोग लिखने का उनका तरीका भी थोड़ा गड़बड़ ही रहता है। हिंदी में भी इंट्रिंसिक और एक्सएंट्रिंसिक लिख दे, कंफ्यूजन। ठीक है, अब आगे है हम, तो एक होता है प्योर, प्योर जैसे बोलते हैं ना शुद्ध है एकदम, जैसे दूध लो तो बोलेंगे एकदम शुद्ध है, प्योर है, उसको कहा जाता है इंट्रिंसिक। क्या कहा जाता है? इंट्रिंसिक, कोई अशुद्धि नहीं है, इंट्रिंसिक। प्योर या इम्प्योर और एक्सएंट्रिंसिक। प्योर या क्या? इंट्रिंसिक। इम्प्योर अशुद्ध वाले लोग हैं। प्योर में कौन आ रहा है? जर्मेनियम आ रहा है। और इम्प्योर में कौन आ रहा है? इम्प्योर में कौन आ रहा है? अशुद्धि मिलाने के बाद प्योर एन टाइप मटेरियल। ठीक है, तो अगर हम प्योर में, पहला प्योर में त्रिसंयोजी, प्योर में ट्राईवैलेंट की अशुद्धि मिलाएंगे, इसको क्या कहा जाएगा? एन टाइप। क्या कहा जाएगा? पी टाइप। पी टाइप क्या कहा जाता है? पी टाइप। त्रिसंयोजी मिलाओगे तो पी टाइप। हाँ, ऐसे याद कर सकते हो, होल पॉजिटिव होता है तो होल बनाने के इलेक्ट्रॉन की कमी करो। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या होता है? प्योर में पेंटावैलेंट यानी पंच संयोजी की अशुद्धि। पंच संयोजी की अशुद्धि मिलाएं, क्या बनेगा? एन टाइप। किसी को समस्या यहां तक? एन टाइप और पी टाइप कैसे बनते हैं? ठीक है, कोई समस्या यहां तक?
प्योर में ट्राईवैलेंट की अशुद्धि मिलाएंगे पी टाइप, प्योर में पेंटावैलेंट की अशुद्धि मिलाएंगे तो एन टाइप। ठीक है, कोई समस्या? प्योर एन टाइप कैसे बने? प्योर में हमने क्या मिलाया? तो प्योर बन गया और इम्प्योर बन गया। ठीक है, चलो जरा देखो, ये शुद्ध है। इसकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, इसने एक एक दिया दोनों ने और बॉन्ड बनाया, इन्होंने एक दूसरे को एक एक दिया और बॉन्ड बनाया, ये बन गया कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड आपस में एक एक दे दिए। ठीक है, एन टाइप, एन टाइप कब बना? जब हमने कौन किसको मिलाया? पंच संयोजी। पंच संयोजी कौन है भैया? नाना पाटेकर, ऐश्वर्या। ठीक है, सब बीमार या तो एंटीमनी होगा या आर्सेनिक होगा। इसको मिलाया तो एक एक इलेक्ट्रॉन तो इसने सबको दे दिया, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसके पास बच गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास बच गया। हाँ, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसको कहा जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या कहा जाता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो एन टाइप में कौन बन गया? एक फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया। एन टाइप में क्या बन गया? फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया। ठीक है, तो एन टाइप जो होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन बनता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन इसने दान किया है। अब देखो, एक इलेक्ट्रॉन मटेरियल पे नहीं रह जाएगा कि एन टाइप मटेरियल में एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, वो चला जाएगा। वो मटेरियल की न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए कहीं और चला जाएगा। हाँ, कहीं चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि मटेरियल तो इलेक्ट्रिकली क्या होता है? न्यूट्रल। एन टाइप मटेरियल में कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, नहीं, कोई चार्ज नहीं। इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है, मटेरियल में कभी कोई चार्ज नहीं। ठीक है, यही गलती हो जाती। इस पर कई बार एग्जाम में पूछे एन टाइप में कौन सा चार्ज, सब निगेटिव मार्क है। मटेरियल पे थोड़ी चार्ज होता है, मटेरियल पे कभी चार्ज नहीं होता। ठीक है, मटेरियल हमेशा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का जो सिद्धांत होता है उसको फॉलो करता है। मटेरियल हमेशा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है। तो जो ये इलेक्ट्रॉन बना है ये वहां रहेगा नहीं, चला जाएगा। हाँ, तो ये वाला जो है ना आर्सेनिक, आर्सेनिक का जो ये एटम है, इस एटम का क्या नाम होगा? दाता। क्या नाम होगा? दाता। कौन है ये? डोनर, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया है? दान किया। तो फिर इलेक्ट्रॉन जो होंगे इसके मेजॉरिटी कैरियर में होंगे। कि कौन से कैरियर में? मेजॉरिटी कैरियर में। ठीक है, एन टाइप में मेजॉरिटी कैरियर में क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसमें एक और आएगा, कौन? माइनॉरिटी। माइनॉरिटी कैरियर। माइनॉरिटी कैरियर में कौन होगा? कहां से आ गए होल? दिख रहा कहीं यहां होल? कहां फ्री स्पेस? नहीं, होल का मतलब होता है खाली जगह। कहां है खाली जगह? अगर कोई बॉन्ड बना रहा है तो खाली जगह थोड़ी छोड़ेगा। देखो, ये जो है ना माइनॉरिटी वाले लोग, ये आते हैं टेम्परेचर के कारण। किसके कारण आते हैं? थर्मल एनर्जी, टेम्परेचर के कारण। ध्यान रखना हमेशा, टेम्परेचर के कारण आते हैं। माइनॉरिटी वाले लोग किसके कारण आते हैं? तापमान के कारण आते हैं। ठीक है, तो माइनॉरिटी कैरियर में जो होल होते हैं उनको क्या कहते हैं हम? कहां से आए हैं ये? टेम्परेचर का। डोपिंग, हाँ, डोपिंग थर्मल प्रोसेस से ही की जाती है। अब डोपिंग करोगे तो टेम्परेचर तो बढ़ेगा, हाली सी बात है, बस वही कहानी है। आप ठीक है,
समझ आ रहा है? ठीक है, ये थर्मल एनर्जी की वजह से आया है। जब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो एक आध इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर उचक गया तो खाली जगह बच गई, वो है। ठीक है, ये लिखना है क्या? मेजोरिटी माइनॉरिटी पता है? ठीक है, एन टाइप पी टाइप में। अब पी टाइप में देखो, अब यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ गई, होल क्रिएट हो गई। अब ये होल क्या रहेगा? नहीं, भर जाएगा। ये होल क्या होगा? फिल हो जाएगा। हाँ, जितना ज़्यादा डोपिंग मिलाओगे ना, अशुद्धि मिलाने की प्रोसेस क्या कहते हैं हम? डोपिंग। एडिंग ऑफ इम्प्योरिटीज इज कॉल्ड डोपिंग। डोपिंग मतलब कितने लेवल तक डोप किए हो उस पर डिपेंड करता है ना। ये डोपिंग का लेवल ज़्यादा रख दोगे ज़्यादा हो जाएगा, कम रख दोगे कम हो जाएगा, सीधी सी बात है। पी एन जंक्शन फॉर्म विथ पी और एन टाइप को हमने मिला दिया। जब पी और एन टाइप को मिलाया, अब देखो एन टाइप के पास कौन है? इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ पर पॉजिटिव से दर्शाया ये कौन है? डोनर है, दान करने से पॉजिटिव आता है। ये कौन है? एक्सेप्टर है। पी टाइप में एक्सेप्टर, एक जगह खाली हो गया था तो फिल हुआ ना, तो उसने एक्सेप्ट किया ना इलेक्ट्रॉन को, एक्सेप्टर। ये होल है, तो होल खाली जगह। अब इधर से पानी आया तो खाली जगह में भराएगा, पहले खाली जगह में पानी भराने लगा ऐसे, इधर से आए भराने लगा ऐसे। अभी कब तक भराएगा? अब होल इलेक्ट्रॉन आपस में रिकम्बाइन होने लगे। जैसे ही हमने पी और एन टाइप के मटेरियल को मिलाया, वैसे ही होल और इलेक्ट्रॉन क्या होने लगे? रिकम्बाइन होने लगे, एक दूसरे से मिलने लगे। अब जब मिलने लगे, जब ये लोग मिलेंगे, मिलने के बाद आगे दूसरा डायग्राम बनाया है क्या? मैं चेक कर लूं। हाँ देखो, अब ये खाली हो गया जगह, अब इसमें बन गया देखो इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, प्लस से माइनस, ऐसे बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। इलेक्ट्रिक फील्ड जो डायरेक्शन होती है पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन होती है। तो अब ये होल जो है, इसमें भी होल में भी माना जाता है ऐसा कि पॉजिटिव चार्ज है। होल में कौन सा चार्ज होता है? अब जाके बताए। ये माइनस वाला इस डायरेक्शन में नहीं चल सकता, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बना है तो ये अब इधर नहीं जा पाएगा और ये इधर। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने फर्दर मूवमेंट ऑफ चार्ज को रोक दिया कि अब चार्ज कैरियर अब मूव नहीं करेंगे। तो यहां पर एक जंक्शन बन गई, यहां पर एक जंक्शन बन गई, इसका नाम है पीएन जंक्शन। या इस रीजन को कहा जाता है, ये वाला जो रीजन है इसको कहा जाता है डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन का मतलब होता है खाली जगह। खाली जगह का मतलब होता है कि जहां पर इलेक्ट्रॉन और होल नहीं है। ये सिर्फ कौन है? ये लोग, ये घूम नहीं सकते बेचारे, एटम है ये नहीं घूमेंगे। ठीक है, समझ आ गया? ये नहीं मूव करेंगे। ठीक है, इसकी हाँ विड्थ होती है डिप्लेशन लेयर की, वो डोपिंग पे डिपेंड करती है। ठीक है, डोपिंग डिप्लेशन लेयर तो समझा दें डिप्लेशन लेयर क्या है। अब यहाँ रुक गए, आगे पीछे जा नहीं पा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। ठीक है, अब इसको बैरियर पोटेंशियल भी कहा जाता है, हिल पोटेंशियल भी कहा जाता है। ठीक है, बैरियर हाइट और हिल हाइट। ठीक है, पी साइड ओल्ड सिस्टम, हाँ उसका बैरियर पोटेंशियल होता है। देखो कुछ शॉर्ट फॉर्म में है, जैसे ए डायोड के लिए एपी मतलब फोटो डायोड, एजेड मतलब वोल्टेज रेगुलेटर डायोड। ठीक है, जेनर डायोड है ये। ठीक है, सी मतलब ट्रांजिस्टर, सीपी मतलब फोटो ट्रांजिस्टर। तो ये यूज होते हैं। प्रेजेंट सिस्टम पहले यूज होते हैं। प्रेजेंट सिस्टम में ए जर्मेनियम, बी सिलिकॉन, सी कंपाउंड मटेरियल, आर मतलब कंपाउंड मटेरियल सच एज कैडियम फास्फाइड वगैरह, ए डिटेक्ट द डायोड। इस तरीके की आ भी सकते हैं, आ भी सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या बन गया? पीएन जंक्शन डायोड। हाँ लिख लो इसमें, सिलिकॉन के लिए जो बैरियर पोटेंशियल होता है वो होता है 0.7 वोल्ट का।
और जर्मेनियम के लिए जो होता है वो होता है 0.3 वोल्ट का। ये बैरियर पोटेंशियल है। ध्यान ध्यान देना, एक चीज़ और होता है, एनर्जी गैप। एनर्जी गैप जो होता है ना, वो सिलिकॉन का होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम का होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी गैप अलग चीज़ है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसकी इकाई होती है। डायोड बन गया। एक होता है कंडक्शन बैंड, एक होता है बैलेंस बैंड। दोनों के बीच का जो गैप होता है उसको एनर्जी गैप कहते हैं। कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच का जो गैप होता है उसको एनर्जी गैप कहा जाता है। ठीक है, एनर्जी गैप भी पूछ सकता है एग्जाम में। देखो ये है, डायोड के नंबर्स हैं। 1n का मतलब होता है सिंगल जंक्शन, 2n का मतलब 2 जंक्शन, ठीक है। मैन्युफैक्चरर के अलग अलग कोड्स भी होते हैं, पैसिव एलिमेंट और एक्टिव एलिमेंट, ठीक है। पैसिव एलिमेंट का मतलब होता है जो सर्किट को कंट्रोल नहीं कर सकते। नहीं, उसको याद करने की जरूरत नहीं। पैसिव कंपोनेंट का मतलब होता है जो सर्किट को कंट्रोल नहीं कर सकते या पावर खाते हैं। सीधी सी बात है, जो लोग खाना खाते हैं सिर्फ कमाते नहीं है, खाते बस हैं, तो वो घर को कंट्रोल थोड़ी करेंगे। वो अगर वो घर को कंट्रोल करने लगे दिक्कत है फिर, ठीक है। जैसे रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस। एनर्जी खाने वाले लोग जो सर्किट को एनर्जी देते नहीं हैं और ऊपर से कंट्रोल भी कर रहे हैं, ठीक है। वैसे बात हो गई ना, कमाते हैं नहीं। बहुत सारी जगह भी अभी भी ऐसा चलता है, कुछ असामाजिक तत्व होते हैं कि हम यहाँ के दादा हैं, हम करेंगे कुछ नहीं, हम खाएंगे बस बैठ के, ठीक है। और लोगों में क्या है, वो लोगों की अनयूनिटी के कारण होता है। यूनिटी नहीं होती लोगों में, ठीक है। लोगों में यूनिटी हो जाए कि कोई अगर परेशान कर रहा है तो कितना बड़ा भी होगा, कब 50 लोगों को थोड़ी जीत पाएगा, ठीक है। 50 लोग मान लेंगे तो हालत ख़राब कर दें, ठीक है। तो लोग क्या होता है ना, एक जगह अच्छा हुआ था, कोई दुल्लर कश्यप करके कोई था, उसका चेला, हाँ उज्जैन में, नहीं तो वो उसका चेला कहीं और दादागिरी दिखा रहा था, तो फिर हाँ देवास में, तो फिर लोगों ने ले जाके बांध के पीटा उसको 20-25। हाँ हाँ, तो इस तरीके से होना चाहिए। इससे क्या है ना, धीरे धीरे जो दादागिरी है ना वो बंद हो जाती है। दूसरा है एक्टिव एलिमेंट। एक्टिव एलिमेंट का मतलब होता है जो सर्किट को कंट्रोल भी कर सकते हैं और सर्किट को एनर्जी भी देते हैं, ठीक है। लाइक इनके एग्जांपल लिख लो, इसका लिख लो रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस। रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस। पैसिव हो गया। एक्टिव के भी लिख लो, सर्किट को कंट्रोल भी कर सकते हैं। इसमें लिख लो वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, करंट सोर्स, और कौन आता है इसमें जरा बताओ। वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, और देखो इसमें और आता है ट्रांजिस्टर। ध्यान से देना, क्या कौन आता है, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर में सभी लोग ही आ जाते हैं, बीजेटी, एफईटी वगैरह जो है ना, सब ट्रांजिस्टर ही है। बीजेटी, एफईटी, एफईटी में नहीं, मॉस्फेट तो एफईटी ही है, ठीक है। नहीं ऐसा नहीं है, डेवलप नहीं है। देखो जरा, नहीं देखो, क्लासीफाई कर देता हूँ मैं ट्रांजिस्टर को। ट्रांजिस्टर दो प्रकार का, हाँ ट्रांजिस्टर। डायोड एक्टिव में नहीं आएगा, ठीक है, वो कौन सा कंट्रोल कर। ट्रांजिस्टर दो प्रकार के, हाँ सब कैपेसिटर पैसिव हैं, सब लोग पैसिव, ठीक है।
देखो RLC रख लो पैसिव, वो बाकी सब लोगों को एक्टिव में रख लो डायोड को छोड़ के, ठीक है। ट्रांजिस्टर दो प्रकार का होता है, एक होता है BJT और एक होता है FET। FET दो प्रकार का होता है, एक होता है JFET, समझ आया? तो यही है, दोनों अलग अलग लोग हैं, FET का टाइप है वो, ठीक है। फिर MOSFET पे दो हो जाते हैं, DMOS एंड EMOS, ठीक है। JFET जो है ये दो प्रकार का हो जाता है, N चैनल, P चैनल, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर एक्टिव है, ये क्यों एक्टिव है? ये कंट्रोलिंग करता है इसलिए एक्टिव है। हाँ, यूनि जंक्शन, हाँ वो सब ट्रांजिस्टर एक ही जंक्शन है, ठीक है। वापस आ जाओ जरा यहीं। तो देखो अब इसमें तो ठीक है, कहाँ आ गए? इंडक्टर जो है करंट के फ्लो को रोक देता है, ये मतलब करंट के अचानक फ्लो का क्या करता है? विरोध करता है। ये चाहता है करंट में अचानक फ्लो, मतलब अचानक परिवर्तन ना हो, करंट में अचानक परिवर्तन ना हो, ठीक है। इंडक्टर मतलब कॉइल को लपेट दिया, इंडक्टर बन गया, उसकी प्रॉपर्टी होती करंट में अचानक परिवर्तन ना हो। ये इंडक्टर, ठीक है। एक्टिव कंपोनेंट देखो, ट्रांजिस्टर, SCR, वैक्यूम डायोड, ठीक है। ये देख लो इनको फिजिकली, इस तरीके से दिखता है डायोड, मार्केट में ले जाओगे तो ऐसा भी मिल सकता है वैक्यूम डायोड। ट्रांजिस्टर ये जीनर डायोड, सिंबल याद कर लेना, फोटो डायोड, और देखो जीनर में जेड बना लेना। फोटो डायोड मतलब लाइट पड़ रहा होगा उस पर, ठीक है, लाइट इमिट कर रहा बाहर। TO05, TO इतना, ये कैपेस वो है ट्रांजिस्टर। अब देखो ट्रांजिस्टर का सिंबल याद करने का ट्रिक बताता हूँ। अब ये कौन सा है, अब ये कौन सा, कैसे याद करोगे? PNP है कि NPN, ठीक है। तो मैंने कहा ये PNP है, कैसे पता चला? ट्रिक से याद कर लो। P, जब पानी पीना है तो अंदर, पानी पियोगे तो कहाँ जाएगा? बस ये ट्रिक हमेशा याद रहेगा, पियोगे नहीं तो NPN, ठीक है। अंदर जा रहा है, पी रहे हैं तो PNP, नहीं पी रहे तो, ठीक है, याद हो जाएगा। बहुत मतलब इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये। उसके बाद कौन आ गए? SCR। देखो तुम लोगों के सिलेबस में ज़्यादा नहीं है, बस इनका नाव गांव है, ठीक है, कौन है, क्या काम करते हैं, ज़्यादा फंक्शन वगैरह नहीं सिलेबस में। देखो क्या कह रहा है, कौन है ये? सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है। क्या करता है ये? ठीक है, थायरिस्टर है। काहे में यूज होता है? स्विच में। बस है कौन ये? SCR। पूरा नाम क्या है? सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। करता क्या है ये? स्विच में यूज होता है। उसके बाद इसका सिंबल क्या होता है? डायोड बना के गेट लगा दो। हाँ, ट्रिगर के लिए, ट्रिगर पल्स अप्लाई करते हैं ऑन ऑफ करने के लिए। ये 4 मूड में काम करता है, ठीक है। और वो 4 मूड नहीं पढ़ना हमें, ठीक है। कह रहा है डायक, डायक जो है, डायोड एक ही दिशा में चल रहा है, ये दोनों दिशा में चल रहा है, तो 2 डायोड बना दो ऊपर नीचे। इसका लिख दो MT1 MT2, ठीक है। बाई डायरेक्शनल स्विच है ये। वो यूनिडायरेक्शनल स्विचिंग डिवाइस था, बाई डायरेक्शनल। ट्रायक, ट्रायक में क्या करो, एक गेट लगा दो इसमें, ठीक है। हाँ, एक गेट लगा दो, ठीक है। ब्रिज रेक्टिफायर एंड डायोड ब्रिज, ठीक है। ब्रिज रेक्टिफायर, रेक्टिफायर जो होता है उसमें ब्रिज होता है, ठीक है। ये ब्रिज रेक्टिफायर, ये देखो ब्रिज रेक्टिफायर है। ये मार्केट में जाओगे तो इस तरीके से मिलेगा। हाँ,
वही वाला है। 4 डायोड व्हीटस्टोन वाला नहीं, ये वो है। हाँ, नहीं रेक्टिफायर नहीं, वो तो ब्रिज रेजिस्टेंस होता है। ब्रिज रेक्टिफायर जो है वो हम रेक्टिफायर पे यूज करते हैं। किसका? नहीं, ब्रिज रेक्टिफायर का है। हाँ, ये वाला ना। हाँ वही वाला है ब्रिज रेक्टिफायर। यहाँ वो लगा देते हैं लोड ऐसे, ठीक है। यहाँ सप्लाई दे देंगे ट्रांसफार्मर। तो इसका सिंबल ये होता है, देखो। ठीक है, ये कौन है? कंपोनेंट। या तो इस तरीके का मिलेगा या इस तरीके का। FET, FET जो है, ये सिंबल इसका इस तरीके से याद कर लेना, ठीक है। ब्रिज रेक्टिफायर। किसके? ट्रांजिस्टर का यूज। हाँ, ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं एम्पलीफिकेशन, एम्पलीफिकेशन में, स्विच में। हाँ, कंट्रोल पे भी करते हैं। FET का फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू ये दिया हुआ है। N चैनल, P चैनल, यहाँ उल्टा कर देना वहाँ से, ठीक है। यहाँ उल्टा पिन है, मतलब F उल्टा कर देना, इसमें उल्टा कर देना, ठीक है। PN जंक्शन डायोड, सेमीकंडक्टर डायोड, ठीक है। इसका सिंबल है रिवर्स वाइस में और फॉरवर्ड वाइस में। चलो ये तो हो ही गया, ठीक है। अब इसको अलग से ही पढ़ना पड़ेगा, डिटेल में है अभी ये, ठीक है। पोलरिटी वगैरह इसको अलग से समझाना पड़ेगा। फिर रेक्टिफायर, ठीक है। इसको तो इसमें से नहीं समझ सकते, थ्योरी वाला तो चलो वहाँ समझ लिए, यहाँ नहीं समझ सकते, इसको अलग से पढ़ाना ही पड़ेगा, ठीक है। कल कोशिश करेंगे, ये बहुत बड़ा चैप्टर है ये तो। इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन यही पूछता है, जैसे कि PCB का फुल फॉर्म क्या होता है, कौन सी प्रोसेस से हम करते हैं, उसके साथ साथ फिर क्वेश्चन पूछ देगा, सिंपल होना भी क्वेश्चन पूछ देगा। भारत स्किल की एक बार देख लेना, ठीक है। भारत स्किल का तो तुम लोग प्रिंट आउट निकाल के ना पूरे का, और एक बाइंडिंग करा के और उसको रट्टा मारना चालू, उसको तो लगा ही डालो।